आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अजीत पवार की बगावत के बाद महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। एनसीपी ही नहीं बल्कि अन्य दलों में भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। शुक्रवार रात को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले पार्टी नेताओं, विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की और फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने रात को 11 बजे उनके आवास वर्षा पर पहुंचे। बताया भी जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार गुट को कौन कौन से विभाग देने हैं, बीजेपी और शिवसेना के पास कौन से पोर्टफोलियो रहेंगे, इसको लेकर चर्चा हुई है। उधर यूनाइटेड शिवसेना छोड़कर शिंदे के साथ आए करीब 2.5 दर्जन विधायक 1 साल से मंत्री बनने के इंतजार में हैं। बावजूद इसके 1 साल से राज्य कैबिनेट का विस्तार नहीं किया गया। अब अचानक एनसीपी के 9 नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद राज्य मंत्री परिषद में केवल 14 मंत्रियों की जगह खाली है। अब चुनौती ये है कि 14 मंत्री किसे बनाया जाए। बीजेपी के अपने वफादारों को, उद्धव से बगावत करने वाले शिंदे गुट के विधायकों को, या फिर शरद से बगावत करने वाले एनसीपी विधायकों को। रिपोर्ट देखें। 13 जून 2023 को महाराष्ट्र के सभी प्रमुख अखबारों में फुल पेज पर छपे एक विज्ञापन ने महाराष्ट्र समेत देश के सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी थी, जिसके बाद चर्चाएं शुरू हो गईं कि शिंदे देवेंद्र फडणवीस को साइड करने में जुट गए हैं। विज्ञापन के माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुकाबले शिंदे ज्यादा लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। दरअसल इस विज्ञापन में ना ही फडणवीस की फोटो थी और ना ही बाला साहेब ठाकरे की। विज्ञापन की टैगलाइन थी, देश के लिए मोदी और महाराष्ट्र के लिए शिंदे। शिंदे गुट ने खुद को इस विज्ञापन से अलग करने की कोशिश की। उनका कहना था कि पार्टी के शुभ चिंतक ने ये विज्ञापन छपवाया है। दोनों पार्टियों के बीच कुछ अंदरूनी कलह तो जरूर हुई, लेकिन उसे सुलझा भी लिया गया। लेकिन इससे बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और फडणवीस को ये साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे आसानी से उनके लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ने वाले, जिसको देखते हुए बीजेपी ने 2.5 चाल चल दी और एनसीपी में 2 फाड़ करके अजीत पवार के रूप में शिंदे का ऑप्शन तलाश लिया। उधर मई में महाराष्ट्र में एक प्रमुख मीडिया हाउस ने विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे किया। इसमें एनडीए महाविकास अघाड़ी के मुकाबले 8% वोटों से पीछे थी, जिसमें बताया गया था कि बीजेपी गठबंधन के मुकाबले महाविकास अघाड़ी ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल कर सकता है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी कहीं न कहीं ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसको देखते हुए बीजेपी ने अपना सियासी पासा फेंक दिया और एनसीपी की कई गोटियां अपने पाले में कर ली। इस साल फरवरी में महाविकास अघाड़ी ने शिंदे गुट और बीजेपी को झटका देते हुए विधान परिषद चुनावों में 5 में से 3 सीटें जीत ली थी। साथ ही महत्वपूर्ण नागपुर शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में और अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। नागपुर और अमरावती में मिली हार चौंकाने वाली थी, क्योंकि ये दोनों सीटें आरएसएस और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का गढ़ मानी जाती हैं। साथ ही इन चुनावों में शिंदे शिवसेना बीजेपी को कोई लाभ नहीं दे सकी। इसके साथ ही मार्च 2023 में पुणे की कस्बा पेठ और पिंपरी चिंचवड़ विधानसभा सीट में कस्बा पेठ में बीजेपी 30 साल बाद चुनाव हार गई, जो कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका था। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति देखी जाए तो बीजेपी को अंक गणित की राजनीति करना जरूरी है। अगर बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहती है तो उसे अपने गठबंधन में नए सहयोगियों का स्वागत करना ही होगा, क्योंकि 3 दलों वाला महाविकास अघाड़ी गठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ सकता था। बीजेपी नेताओं को पार्टी की बेहतरी के लिए बलिदान देना कहीं न कहीं उनकी मजबूरी है। बहरहाल देखना होगा कि बीजेपी की ये 2.5 चाल कितना सियासी फायदा देती है और उसके सहयोगी शिंदे, शिवसेना और अजीत पवार गुट क्या कुछ चुनावी फायदा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी न्यूज। और चलिए आज इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। मुखलेश शेख जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, नेता है एनसीपी के, आपका बहुत स्वागत है। और संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है शिवसेना के, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गौरव मिश्रा जी के साथ। गौरव जी, सवाल इस बात को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2.5 चाल, जिसका जिक्र रिपोर्ट में भी किया गया था, उस 2.5 चाल के बाद क्या लगता है किस तरह का परिवर्तन महाराष्ट्र की सियासत में देखने के लिए अब मिल सकता है, खासतौर पर बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में?
एक बार फोन दोबारा कनेक्ट कराइए, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आपकी आवाज सर क्लियर आ रही है, बताइए। बहुत एक शॉर्ट सर्किट जैसी आवाज आ रही ठीक है, उस टेक्निकल एरर को दूर करते हैं, आप बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, जहां तक मैं समझ पाया, भारतीय जनता पार्टी की कोई चाल जैसी कोई बात नहीं है, 2 घर या 2.5 घर इस तरह की कोई बात नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है और प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है कि विकसित भारत हो। 2047 का लक्ष्य उन्होंने तय किया है, इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सभी प्रदेश भी उसी गति से आगे बढ़े। और महाराष्ट्र का विकास कहीं न कहीं अवरुद्ध हो गया था, बहुत बड़े पैमाने पर जितनी योजनाएं थी, बड़ी फ्लैगशिप योजनाएं थी, उनको रोक दिया गया था पिछली सरकार में। ठीक है, ठीक है, चलिए, कुछ टेक्निकल एरर है, उसको दूर करने की हम कोशिश करते हैं। और भी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। मुखलेश शेख जी, जो ढाई चाल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चली गई है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की 5 उंगलियां घी में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन फिलहाल एनसीपी को कितना बड़ा झटका ये लगा है? झटका बिल्कुल नहीं लगा है। लगा तो है तो शिंदे साहब को लगा है, क्योंकि अजीत दादा पवार साहब को देवेंद्र जी ने कहा था चक्की पिसाएंगे और ये भ्रष्टाचारी घोटाला जितने भी है एनसीपी के लोग हैं, तरह तरह के आरोप हमारे नेताओं पर लगाए और हाशिर मुशर्रफ साहब पे इंक्वायरी, अनिल देशमुख साहब पे इंक्वायरी, नवाब मलिक साहब जेल में है, तो हम भ्रष्टाचारी है ऐसा प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है। लेकिन उसके बाद क्या इनको गरज पड़ गया अचानक, जो अजीत दादा पवार को सरकार में लेके 9 विधायक लेके फटाफट डिप्टी सीएम बना दिया। 104 विधायक या 5 विधायक बीजेपी के होने के बाद वो डिप्टी सीएम बनते हैं, जो कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता माना जाता है हमारे देवेंद्र जी को, बीजेपी के जो नेता है। पर अजीत दादा को इतना बड़ा सम्मान देने का जरूरत क्या पड़ा? पहली बात तो ये सवाल है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि कोई काम हुआ नहीं, विकास सब रुक गया था, तो ये टाइम पास ही कर रहे थे अब तक। जब विकास ये आने के बाद ही, अजीत दादा पवार आने के बाद ही होगा, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये जब से विज्ञापन छप गया था शिंदे साहब का कि उनका जो महाराष्ट्र के अंदर लोगों ने उनकी जो बता दिया सर्वे में कि भैया ये देवेंद्र जी तो गए, उनका कोई वजूद नहीं है, आप शिंदे साहब जो है बहुत बड़ा लीडर हो गया है, तब इनसे रहा नहीं गया भाजपा के लोगों से, तो ये काम करने के लिए अजीत दादा पवार को लिया। गौरव जी देखिए, सवाल उठाया जा रहा है, कह रहे हैं 9 विधायकों के साथ आए और डिप्टी सीएम का पद दे दिया। इतनी भी क्या मजबूरी थी, इतनी भी क्या जरूरत थी अजीत पवार की? सरकार तो चली रही थी आपकी। नहीं, सरकार चल रही की बात नहीं है, पूरी की पूरी पार्टी ही चली आई है। आज की डेट में आदरणीय शरद पवार जी खाली है, उनके पास विधायकों की ठीक है, वो बाद में बताइए गौरव जी, पहले ये जवाब दीजिए क्या जरूरत पड़ गया? जिसको दागी बनाते थे प्राइम मिनिस्टर, जिसको चक्की पिसाने वाले थे, उनको लेकर क्या जरूरत पड़ गया? 9 विधायक को लेकर आप डिप्टी सीएम बनवा दिया। जनता सवाल मुझे बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। जी बोलिए। दूरगामी निर्णय है और इसके दूरगामी असर भी दिखेंगे, इसके दूरगामी फल भी मिलेंगे महाराष्ट्र को। और महाराष्ट्र का विकास दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये तो वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन गौरव जी, जिनको चक्की पिसाने की बात किया करती थी भारतीय जनता पार्टी, जिनके चक्की पिसाने की बात किया करते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे और ये कहते थे कि एनसीपी की जो नेता है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। अजीत पवार के ऊपर तो कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन है कि आप लोगों के पास जाने के साथ ही नेताओं के ऊपर से जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो भी हट जाते हैं, फिर तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, डिप्टी सीएम के पद से भी नवाजा जाता है, स्वागत फूलों से किया जाता है। अजीत पवार जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने शपथ लिया था, सरकार बनाई थी फडणवीस जी के नेतृत्व में, लेकिन वो सरकार नहीं चली। 2-3 दिन के अंदर में ही उसका पटाक्षेप हो गया, वो पीछे हट गए। और रही भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, मैं आपको एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि जिस भ्रष्टाचार के आरोप जिनके ऊपर लगे हैं, वो स्वायत्त एजेंसियां, इंडिपेंडेंट एजेंसी उसकी जांच कर रही हैं। उसमें जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा होगी, उससे किसी प्रकार का कोई सरोकार भारतीय जनता पार्टी का नहीं है और न कभी भविष्य में रहेगा। जो अपराधी है, अपराध के अनुसार ही उसको सजा मिलेगी। हाँ, कोई कन्विक्शन नहीं है। संजय त्रिवेदी जी, नहीं लगता कि देखिए जो आप लोगों के साथ हो रहा था कुछ दिन पहले, वही अब एनसीपी के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र के संदर्भ में? जी, मैं तो दूसरी बात कहूंगा कि जब हमारी एनडीए गवर्नमेंट बनी थी, इसमें कांग्रेस, शिवसेना और
एनसीपी शामिल थी, तो इन्हीं के प्रवक्ता जो आज पढ़ाई कर रहे हैं बैठ के, ज्ञान दे रहे हैं टीवी पे बैठ के कि साहब हम उनको ले लिया मैंने, तो भैया अगर शिवसेना और एनसीपी सरकार बनी तो क्या गलत था, है? और इन्हीं के दीपक केसकर जी ने कहा, जो शरद पवार टूटे हैं उनके जो प्रवक्ता जी थे, उन्होंने कहा था हमको अजीत पवार के कारण अलग हो रहा है, जो उनके पास वित्त विभाग था इसलिए हम अलग हो रहे हैं। तो जो ये चीज जो है ये कहाँ की सही है, ये मुझे बता देना जी। एनसीपी का टूटना पूरी तरह से उनका अंदरूनी मामला है, भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उसमें नेतृत्व का संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, वो देखा जा सकता है, छुपी हुई बातें नहीं है। और जब योग्य नेतृत्व के हाथ में जब नहीं जाएगी विरासत, तो स्वाभाविक है कि इस तरह के परिणाम आएंगे। चलिए, अभी तो ये भी कहा जा रहा था गौरव जी, अभी तो ये भी कहा जा रहा था मौजूदा सरकार में भी, भले ही गठबंधन से सरकार आप लोगों ने बना ली हो, जैसे तैसे बनाई हो, लेकिन उसके बाद भी शिंदे गुट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आगे अपने आप को सुपीरियर साबित करने में जुटा हुआ है। पोस्टर भी लगे थे जिसमें कहा गया था केंद्र में मोदी और राज्य में शिंदे, यानी कि देवेंद्र फडणवीस कुछ नहीं। उन्हीं के तेवर को कम करने के लिए ये ढाई चाल चली गई है क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इन सब संकुचित मानसिकता से बहुत ऊपर है। आप बिहार में देखिए, जनता दल यूनाइटेड में नीतीश जी कितनी सीट लेकर के आए थे, हमसे कम सीट लेकर के आए थे, हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया। अच्छी बात है, जो क्षेत्रीय दल है, छोटे दल है, वो बढ़े आगे बढ़े, ऐसा तो हमारी भारतीय जनता पार्टी चाहती है। और आने वाले समय में आप देखेंगे भी महाराष्ट्र में ये लाइस कोई नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है, देखिए विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये क्षेत्रीय दलों को छोड़ नहीं रही भारतीय जनता पार्टी, एक के बाद एक तमाम दलों को तोड़ने का काम कर रही है। देश को आगे ले जाने के लिए क्षेत्रीय दल को आना पड़ेगा साथ में। देश को आगे ले जाने के लिए महंगाई पे ध्यान दीजिए, टमाटर पे ध्यान दीजिए, विकास को किसानों का नहीं हो रहा उस पर ध्यान दीजिए ना। लेकिन जो वो लोग जो देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहते हैं, जो खंडित करके रखना चाहते हैं, वो लोग अलग थलग दिखाई देंगे और उनके यहाँ संघर्ष दे सकती है। आज वही लोग को लेकर तो हम सरकार बना रहे साहब, वही लोग को तो ले लिए, वो एक साथ आ नहीं पा रहे। वो सरकार में तो वही लोग को ले रहे हैं ना आप लोग। क्षेत्रीय दल वॉशिंग मशीन चुना हुआ के भेजा हुआ साफ हो जाता है, ऐसा बताइए ना मुझे। संघर्ष शुरू हो चुका है और उनकी आयु भी पूर्ण हो गई है। 2-3 दशक से उनके यहाँ स्टेगनेंसी आ चुकी है और ये स्थिति आप सभी जगह देखेंगे। ठीक है मुकेश जी, देखिए अभी कहा जा रहा है कि अब डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है महाराष्ट्र में, और उसके जो ड्राइवर है वो बेहतर तरीके से अब सरकार को चलाएंगे। क्या लगता है अजीत पवार के ड्राइवर सीट पे बैठने के बाद और बेहतर तरीके से दौड़ेगी मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र में सरकार? नेहा जी मुझे समय दीजिए थोड़ा सा, जी मुझे समय दीजिए। जी बताइए, आप बताइए। मैं कह रहा हूँ कि जो पहले जब महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी, हाँ। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, 70,000 करोड़ के घोटाला एनसीपी कर रही है, और जो घोटाले बाद से वो तो सरकार में मंत्री बन गए। मैं नाम गिनवाऊं तो नाम गिनाने की जरूरत नहीं, आपको सब पता ही होगा जी। और जितने भी आपके घोटालेबाज शामिल हुए हैं, नहीं सुनिए तो, जितने घोटालेबाज शामिल हुए हैं, चाहे आप असम ले लीजिए चाहे कहीं ले लीजिए, वो मुख्यमंत्री बने। उन केसों क्या हुआ? जब ये बाहर रहते हैं, दूसरी पार्टी में रहते हैं, तो ईडी सीबीआई अभी 4 दिन पहले इनके घर में घूम रही थी। अब ईडी सीबीआई कहाँ चली गई भाई इनकी? मतलब ये दिखाने वाले दांत दूसरे हैं हाथी के और खाने वाले दूसरे हैं। इनका दीन ईमान कोई रहा है नहीं, न इनकी कोई राजनीति रही, न इनका कुछ रहा है। इनका सिर्फ एक सिद्धांत है, सरकार तोड़ फोड़ के बना। अरे पार्टियां विधायक तोड़ के आप पार्टी खत्म नहीं कर सकते हो। महाराष्ट्र में चुनाव ने जितने चुनाव हुए हैं सब इनको मिल गया है कि क्या स्थिति महाराष्ट्र में रही है। और जो शिंदे जो गुट शामिल हुआ था, उन्होंने अजीत पवार के ऊपर आरोप लगाए शामिल हुए थे कि साहब हमको धन नहीं मिल रहा, हमको पैसा। अब तो मुख्यमंत्री बन गए इनके संग में। ठीक है, तो शिंदे क्या वहीं रहेंगे? अपना घर बचाने जाएंगे, ये तो शिंदे कर रहे हैं, करना है। पत्थर उठाने से कुछ नहीं होगा। अरे पत्थर आप उठाते थे, हम पत्थर नहीं उठा रहे हैं, पत्थर तो आप उठाते थे ना। क्यों पत्थर हम उठाने लगे? कितने पत्थर आप उठाए? जब एमपीए सरकार चल रही थी तो कितने पत्थर उठाए आपने? आप भूल गए जंगल राज कायम कर दिया, पत्थर नहीं आते, महाराष्ट्र में कितने पत्थर उठाए चलाया? नहीं कितने पत्थर उठाए? 2.5 साल में कितने पत्थर उठाए आपने? ठीक है चलिए इसी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2.5 साल के पीछे की वजह। महाराष्ट्र जी का गौरव जी, जिस बात का जिक्र देखिए अभी कहा जा रहा है, संजय जी की तरफ से भी तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, मुकेश जी की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि भारतीय जनता पार्टी क्या पहले से ही भांप गई थी
कि देखिए अगर अजीत पवार को यानी कि एनसीपी में तोड़फोड़ नहीं की गई या फिर एनसीपी में टूट फूट नहीं हुई तो फिर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार बनना बेहद मुश्किल होगा, एनडीए की सरकार बनना मुश्किल होगा महाराष्ट्र में। इसलिए क्योंकि एक सर्वे भी हाल फिलहाल में हुआ था, एक मीडिया हाउस ने सर्वे करवाया था, एनडीए और महाविकास आघाड़ी के मुकाबले 8% वोटों से पीछे एनडीए दिखाई दी थी, जिसमें यह भी बताया गया था कि बीजेपी गठबंधन के मुकाबले महाविकास आघाड़ी ज्यादा वोट प्रतिशत हासिल कर सकता है। ये भी एक वजह है कि लगा कि नहीं ऐसे तो दाल नहीं गलने वाली है, लिहाजा और कुछ चला जाए जिसकी वजह से महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हुआ जा सके। गौरव जी, उत्तर है, इसको समझने की आवश्यकता है नेहा जी। शिवसेना में ऐसी स्थिति क्यों हुई? भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके हम लड़े थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर लड़े थे और प्रचंड बहुमत वहां की जनता ने दिया था, महाराष्ट्र के विकास के लिए दिया था। लेकिन जिस तरीके से सत्ता लोलुपता के कारण मुख्यमंत्री की कुर्सी एक प्रकार से हथियाने के कारण उद्धव जी भाजपा को छोड़ करके अन्य दलों के साथ एक इननेचुरल अलायंस बना करके सरकार बनाए, वो सबसे बड़ा कारण था। बुनियादी समस्या वहीं से पैदा हुई और वहां से ये जो अप्राकृतिक जो गठबंधन था वो लंबा नहीं चलेगा, ये जनता भी जानती थी और देश की सियासत भी जानती थी इस बात को। और यही कारण है कि किस मुंह से विधायक जाते चुनाव के क्षेत्र में, अपने जनता के साथ जाते किस प्रकार से संवाद करते, उनके प्रश्नों का उत्तर कैसे देते, तो वो स्थिति थी। अंततः शिवसेना के लोग छोड़ करके अपने नेता को ही, उद्धव जी को ही छोड़ करके चले आए। वो स्थिति वही कमोवेश स्थिति एनसीपी में भी बनी हुई है। आप देखिए एनसीपी में जब एक व्यक्ति को, जो अजीत पवार जी हैं, जो उनके बेशक भतीजे हैं, लेकिन संगठन के कामों में बहुत तत्परता के साथ बहुत भगीरथ कार्य करके उन्होंने संगठन को खड़ा किया है, लेकिन जब उनको लगातार कमतर आंका जाएगा और एक बार उनको शपथ दिलाने के बाद उनको वापस बुला लेना, तो कहीं ना कहीं और उनके स्थान पर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दूसरों को बैठा करके उनको कमतर आंकना और लगातार उनको इग्नोर करना, तो कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद की स्थिति उनके पार्टी के विद इन द पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी किसी के दरवाजे पे नहीं गई कि आप अपना घर तोड़ दो। देखिए ये कमजोरी थी एनसीपी की कि वहां पर इतनी बड़ी टूट देखने के लिए मिली कि अंतर्द्वंद की स्थिति थी और इसे शरद पवार समझ नहीं पाए, ऐसा है क्या? नेहा जी, इन्होंने अभी कहा कि हम शिवसेना के साथ 2019 में चुनाव में। सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। नेहा जी आवाज आ रही? जी आवाज आ रही, बताइए। इन्होंने कहा कि शिवसेना के साथ हम मिलकर चुनाव लड़े, 50-50 फार्मूला था, उनका नहीं जमा, उनका विषय है। कौन सा एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े? एनसीपी तो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी और महाविकास आघाड़ी तो बाद में बनी। जो एनसीपी के साथ आपने जीवन भर विरोध किया है, जो आपकी पार्टी का विचारधारा अलग है, एनसीपी का विचारधारा अलग है, आज आप मांडी से मांडी मिला के उनको सरकार में ले रहे और मंत्री बना रहे और बोल रहे कि जो हमारे दरवाजा खुला है आने को दे रहे। अरे ये क्यों नहीं कह रहे कि सीबीआई आपके घर में है? हित में, विकास के हित में हमने पीडीपी के साथ भी सरकार चलाई है। देखिए ये जनता जो है सब जानती है इस सब बातों को। तभी तो ये कहा जाता है गौरव जी कि अवसरवादी है, ये तो कहते हैं विपक्षी पार्टियां कि आप अवसरवादी हैं, विकासवादी है, विचारधारा अलग बात है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जनता आपको माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के देश में जनता सब देख रहा है, राजनीति महाराष्ट्र में कर रहे हैं, देश में कर रहे हैं आप लोग। और दूसरी बात, महंगाई के ध्यान को भटकाने के लिए शिंदे साहब जो है सीआरपी वोटर ले रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। शिंदे साहब जो है अब तक बोलता था कि एनसीपी के कारण, हिंदुत्व के कारण हमने उद्धव साहब ठाकरे को छोड़ा है, रो रो के आंसू पोंछता था। आज वही लोगों को ले जाके सरकार में बैठे 12 साल का बच्चा भी समझता है कि राजनीति क्या है। यही राजनीति है सर, वो देश में है, वो जिनके खिलाफ करेंगे आपको। चुनाव लड़ा जाता है उन्हीं के साथ बाद में सरकार बना ली जाती है। बहरहाल अभी बहुत सारे पेंच हैं जो उलझे हुए हैं, उन्हें सुलझना बहुत जरूरी है। वाकई देखने वाली बात होगी कि आगे की स्थिति क्या होती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।